हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप सभी के लिए डायन का दूसरा पार्ट लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आ रही होगी। कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब तक आपने सुना कमला ने कैसे अपने रिश्तेदारों को और खुद के ही घर के लोगों को बर्बाद किया जिससे वो काली शक्तियाँ पा सके। वैसे अभी तक अगर आपने पिछला पार्ट नहीं सुना हो तो पहले उसे सुन ले, उसके बाद ये वाला पार्ट सुने, वरना आपको ये कहानी समझ में नहीं आएगी। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे की कहानी की ओर। इधर एक रात शर्मिला के बेड पर सफ़ेद साड़ी पहने और बाल खुले किए एक औरत दिखाई देने लगी। वो शर्मिला के सर पर हाथ रखकर कुछ मंत्र पढ़ रही थी कि तभी शर्मिला की बेटी रिद्धिमा रूम में जैसे ही आई वो औरत वहाँ से गायब हो गई। अब शर्मिला की हालत कुछ ठीक नहीं रहती थी। शर्मिला की हालत देखकर पड़ोस की औरत ने कहा, बेटा एक बात बोलूँ? मुझे पता है तुम आजकल के लोग हो, तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं होगा, पर तुम्हें शर्मिला को लेकर किसी तांत्रिक के पास जाना चाहिए, क्योंकि जब डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो एक बार किसी तांत्रिक को भी दिखा लो। सौरभ उस औरत की बात सुनकर फैसला करता है कि एक बार अपनी पत्नी को किसी बड़े तांत्रिक को दिखा ही ले। वो आखिर एक दिन तांत्रिक के पास पहुंच ही गया। आश्चर्य की बात ये थी कि जिस शर्मिला के पास चलने की ताकत नहीं थी वो तांत्रिक के पास न जाने के लिए काफ़ी ज़ोर लगा रही थी। शर्मिला चीखते हुए बोली, छोड़ दो मुझे, नहीं जाना मुझे। और वो अपनी पूरी ताकत लगाने लगी वहाँ न जाने के लिए। शर्मिला को दो आदमी मिलकर संभाल रहे थे, लेकिन शर्मिला टस से मस नहीं हुई। उसके पास न जाने कहाँ से इतनी ताकत आ गई कि वो दो आदमियों को भी धक्का देकर भागने लगी। जब तांत्रिक ने ये सब देखा तो अपने हाथों में भस्म लेकर आया और शर्मिला पर छिड़क दिया। तांत्रिक ने जब शर्मिला को देखा तो तुरंत समझ गया कि उसको क्या हुआ है। तांत्रिक ने शर्मिला को देखते हुए कहा, छोड़ दो उसे। सौरभ कुछ कहने को हुआ, लेकिन तांत्रिक ने इशारे से मना कर दिया। तांत्रिक तांबे के लोटे से अभिमंत्रित जल निकाला और मंत्र पढ़कर शर्मिला के ऊपर छिड़क दिया। इससे शर्मिला पूरी शांत पड़ गई। अब वो धीरे धीरे अपने होश में आ रही थी। तांत्रिक ने उसे अंदर आने का इशारा किया। शर्मिला तांत्रिक की बात मानकर धीरे धीरे अपने कदम अंदर बढ़ाने लगी। तांत्रिक उसको अपने आसन के सामने बिठा रहा था। उसने उसे अपने आसन के सामने बिठाया और खुद भी अपने आसन पर बैठ गया। आसपास सौरभ और उसके बच्चे भी बैठ गए। तांत्रिक ने शर्मिला को देखते हुए कहा, 1 महीने से परेशानी इसका पीछा नहीं छोड़ रही, किसी ने इस पर कुछ किया है। सौरभ ने हैरान परेशान होते हुए कहा, क्या? कहीं किसी ने जादू टोना तो नहीं किया ना? तांत्रिक बोला, हाँ, तुम्हारी पत्नी पर काला जादू किया है और वो तुम्हारी पत्नी को मार डालना चाहती है। सौरभ को पहले से शक था, इसीलिए ज़्यादा हैरानी नहीं हुई, लेकिन रिद्धिमा हैरान ज़रूर हुई। सौरभ ने पूछा, वो कौन है बाबा जी, और वो ये सब क्यों कर रही है? तांत्रिक ने कहा, ये तुम्हें अभी पता चल जाएगा। इतना कहकर तांत्रिक ने अपने साथी को इशारा किया। कुछ ही वक्त में शर्मिला अग्निकुंड के सामने बैठी थी। उसके ठीक सामने वो तांत्रिक बैठा था। तांत्रिक बिना किसी भाव के मंत्रों का उच्चारण कर रहा था। शर्मिला भी चुपचाप बैठी रही। कुछ देर तो शर्मिला को कुछ नहीं हुआ। अचानक शर्मिला के चेहरे के भाव बदलने लगे। धीरे धीरे उसका चेहरा लाल होने लगा, साथ ही वो ज़ोर से चीखने लगी। शर्मिला ने कराहते हुए सौरभ से कहा, ये सब बंद करो, मुझे बहुत जलन हो रही है सौरभ, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। सौरभ थोड़ा हड़बड़ाने लगा। तभी शर्मिला वहाँ से उठकर भागने लगी। इतने में तांत्रिक ने सौरभ से कहा, पकड़ो इसे। सौरभ ने जल्दी से शर्मिला को पकड़ लिया और उसे वापस तांत्रिक के सामने बिठा दिया। कुछ ही पल में धीरे धीरे शर्मिला का चेहरा बदलने लगा। उसका पूरा शरीर ही काला पड़ने लगा था, साथ ही उसे काफ़ी तेज़ ठंड लगने लगी। तभी तांत्रिक ने अपनी मुट्ठी में भस्म ली और शर्मिला पर छिड़कते हुए कहा, बता कौन है तू? भस्म शरीर पर पड़ते ही शर्मिला दर्द से तड़प उठी, पर अगले ही पल दोबारा से नॉर्मल हो गई, जैसे उस पर भस्म का कोई असर ही ना हुआ हो। शर्मिला ने दर्द से कराहते हुए कहा, नहीं बताऊंगी। कई बार शर्मिला से
तांत्रिक ने उगलवाने की कोशिश की, पर शर्मिला के अंदर बैठी बुरी आत्मा ने कुछ नहीं कहा। तांत्रिक ने अपना आखिरी कदम उठाया। उसने मंत्र जपते हुए अभिमंत्रित जल को शर्मिला के ऊपर छिड़क दिया। इस बार शर्मिला टूट गई और ज़ोर ज़ोर से छटपटाने लगी और दर्द से चीखने लगी। तांत्रिक गुस्से से बोला, बता, जवाब दे जल्दी, कौन है तू? शर्मिला ने गुस्से से बकते हुए कहा, तू मुझे नहीं जानता तांत्रिक, मैं कमला हूँ। अभी तो मेरी बुरी शक्ति को सता रहा है। अगर मैं तेरे सामने आई तो मौत के मुंह में जाने से भी डरेगा मूर्ख तांत्रिक। इसीलिए अब भी कह रही हूँ, छोड़ दे इसे, वरना मैं तुझे भी जान से मार दूंगी। ये सब सुन वहाँ मौजूद सब हैरान हो गए। बस तांत्रिक को छोड़कर तांत्रिक अपनी शैतानी मुस्कान लिए बोला, तू डायन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं तेरी जैसे डायनों को मौत के घाट उतार देता हूँ। और वैसे भी तू पकड़ में आ गई है, और अब मुझे मारना तो दूर की बात, छू कर ही दिखा। इतना कहकर उसने एक और वार किया शर्मिला पे, और शर्मिला बिलबिला उठी और बोली, ये बदला बहुत ही जल्दी लूँगी, तुझे मार कर। तांत्रिक अपना सवाल पूछते हुए बोला, तूने ये सब क्यों किया? क्या मिलेगा इन सब से? शर्मिला ने कहा, मुझे खूबसूरती चाहिए। ये शर्मिला मुझसे भी ज़्यादा खूबसूरत है। मैं इसे मार कर अपनी खूबसूरती बढ़ाऊंगी और ख़ुद को जवान बनाऊंगी। तांत्रिक ने कहा, अब तू ऐसा कुछ नहीं कर सकती, और तू इसे छोड़कर जाएगी या नहीं? शर्मिला के अंदर की डायन बोली, नहीं, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, इसे तो मरना ही होगा। तांत्रिक ने घुर्राते हुए कहा, आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तू इसे छोड़ेगी या नहीं? शर्मिला ने गुस्से से जवाब दिया, नहीं छोड़ूंगी मूर्ख तांत्रिक, तुझे जो करना है कर ले। तांत्रिक ने इस बार शर्मिला के सामने नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर उस पर कपूर जलाकर फूंकने लगा। शर्मिला गुस्से से ये सब देखे जा रही थी। तभी तांत्रिक ने उस नारियल को आग की लपटों में डाल दिया। आग में नारियल जलते ही शर्मिला के अंदर कमला की बुरी शक्ति दर्द से कराहने लगी। मुझे छोड़ो, मैं छोड़ रही हूँ इसे। कुछ ही पल के बाद शर्मिला बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ी। उसका चेहरा वापस से धीरे धीरे नॉर्मल हो रहा था। तांत्रिक ने सौरभ और रिद्धिमा को घर में दुर्गा पूजा करवाने का आदेश दिया, ताकि घर से भी बुरी शक्ति का प्रवाह हट सके। वैसे सच कहूँ तो शर्मिला पूरी तरह से ठीक हुई नहीं थी। अभी भी उस पर काला जादू था, क्योंकि डायनों के काले जादू को काट पाना बहुत ही मुश्किल है। उसके बाद शर्मिला को सौरभ और रिद्धिमा वापस अपने घर ले गए। कुछ दिन में सब कुछ ठीक हो गया था। शर्मिला का परिवार फिर से हंसी खुशी रहने लगा। कुछ दिन तक कमला ने कोई काला जादू नहीं किया। तभी दिवाली के शुभ अवसर पर कमला ने अपनी काली विद्या को बढ़ाने के लिए फिर से अपना घिनौना खेल खेलना शुरू किया। दिवाली के कुछ दिन बाद अचानक से शर्मिला की तबीयत फिर से खराब होने लगी थी। इस बार उसके सीने में दिक्कत हो रही थी। उसकी सांसें कभी कभी चढ़ जाती, जिससे वो बिस्तर से उठ तक नहीं पा रही थी। शर्मिला को इस बार तांत्रिक के पास ले जाया गया। वहाँ पर तांत्रिक ने बस अपना झाड़ फूँक किया, पर इस बार तांत्रिक भी नहीं पकड़ पाया, क्योंकि कमला ने दिवाली के रात में जो क्रिया की थी उसे काट पाना काफ़ी मुश्किल था। शर्मिला की दिन पर दिन हालत बिगड़ते जा रही थी, साथ ही उसका रूप रंग ढलते जा रहा था। अब वो बदसूरत दिख रही थी। इधर कुछ ही दिनों में घर में शादी थी, शर्मिला के भतीजे की। जिस दिन हल्दी थी उसी दिन शर्मिला ने अपनी आखिरी सांसें ली थी। शादी का घर मातम में बदल चुका था। कमला आखिर शर्मिला को भी खा गई। सबको यही लग रहा था ज़्यादा तबीयत खराब होने से मौत हो गई। उस दिन कमला खुशी से फूले नहीं समा रही थी। वो यहाँ तक नहीं रुकी, उसने बारात वाले दिन भी शादी में फिर से विघ्न डालना चाहा, पर घर वाले शायद पहले से इस चीज़ के लिए तैयार थे। उन्होंने तांत्रिक से पूरे घर में पहले से ही बंधन करवा रखा था, जिससे कमला की चाल यहाँ ना चल सकी। इसीलिए शादी तो ठीक ठाक से हो ही गई, पर उसने कई सारे हथकंडे अपनाए ताकि लोगों के परिवार को बर्बाद कर सके। लेकिन जब उसे इन सब से भी चैन नहीं मिला तो उसने अपनी सगी बेटी राजरानी को भी काला जादू सिखा दिया। वो भी धीरे धीरे लोगों पर कमला की तरह काला जादू करने लगी। राजरानी पहले तो बहुत अच्छी थी, वो कोई कपट, द्वेष, ईर्ष्या नहीं रखती थी, लेकिन जब से उसने काला जादू सीखा तब से उसके मन में लोगों के लिए ईर्ष्या के भाव भरने लगे थे। एक बार
जब मेरी दीदी की शादी थी तब राजरानी को वो लड़का काफ़ी पसंद आ गया था। वो चाहती थी कि उसकी शादी उसी से हो। उसने मेरी दीदी की शादी तोड़ने की भी कोशिश की, लेकिन वो कमला की तरह पक्की डायन नहीं बनी थी। उसे बस छोटे मोटे जादू और वशीकरण ही आते थे, इसीलिए वो ज़्यादा कुछ ना कर पाई और हमारे घर वालों ने जल्दी से शादी हंसी खुशी संपन्न कर दी। जब से मेरी माँ रूपिका की शादी हुई है तब से कमला की चाल फीकी पड़ गई। कमला कितनी बड़ी ही डायन क्यों ना हो, पर मेरी दादी के रहते हुए उसकी चाल मेरी माँ पर बिल्कुल नहीं चल पाती थी। वो चाह कर भी हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती थी। कमला की शक्तियाँ जब कभी कमज़ोर होने लगती तब वो अपनी तंत्र विद्या से खुद को शक्तिशाली बनाने के लिए दूसरी डायनों को आवाहन करती थी, जो उसे शक्ति दे सके, जिससे काली शक्ति के बिना शरीर कमज़ोर ना हो जाए। वैसे काला जादू के बारे में शास्त्रों में कहा गया है कि जो इंसान काले जादू का इस्तेमाल किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए करता है वो प्रेत और चुड़ैल की योनि में जाता है। वैसे कोई डायन कितना भी छुप कर रह ले, पर कभी ना कभी लोगों को पता चल ही जाता है। अब कमला के बारे में धीरे धीरे लोगों को पता चलने लगा था। ये बात काफ़ी दूर तक फैलने लगी कि कमला ही डायन है। जब ये कमला को पता लगा तो काफ़ी घबरा गई, पर उसके दिल में अभी भी वो खौफ नहीं था जो होना चाहिए था। गांव में सब कमला को डायन मानने लगे थे, तो वही कमला के बेटे माँ से काफ़ी प्यार करते, जिस कारण वो अपनी माँ के बारे में एक शब्द भी नहीं सुन सकते थे, यहाँ तक कि अपनी बीवी से भी नहीं। एक दिन कमला की बड़ी बहू संपदा ने कमला को डायन कह दिया, जिसके बाद कमला उससे काफ़ी चिड़ी चिड़ी सी रहने लगी। वैसे भी संपदा कमला को बिल्कुल भी नहीं भाती थी, क्योंकि विनेश और संपदा का प्रेम विवाह जो हुआ था। एक बार की बात है, जब संपदा गर्भवती थी, उसके पेट में 7 महीने का बच्चा था। ये संपदा का पहला बच्चा था। विनेश और संपदा इसके लिए बेहद उत्साहित थे, पर कमला को ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था। जब भी बच्चे को लेकर संपदा खुश होती तो कमला से देखा नहीं जाता। आखिर कमला को संपदा से डायन कहने का बदला भी तो लेना था, इसीलिए उसने फिर से अपनी गंदी चाल चलना शुरू की। एक रात कमला ने चुपके से संपदा के बाल लिए और अपने कमरे में जाकर एक गंदी सी गुड़िया को लेकर बीच कमरे में बैठ गई। उसने कोई मंत्र बड़बड़ाते हुए उस गुड़िया के अंदर संपदा के बाल को डाल दिया और आधी रात में गुड़िया लेकर शमशान घाट की तरफ निकल पड़ी। वो शमशान घाट जाकर उसने उस गुड़िया को इंसानी राख के मिट्टी में दबा दिया और मिट्टी पर हाथ फेर कर मंत्र बड़बड़ाने लगी। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ वो गुस्से में खुद से बोली, अब तेरे बच्चों को भगवान भी नहीं बचा सकते। इसे प्रेत आत्मा के साथ जोड़ दिया। अब वो तेरे बच्चे को अपने साथ लेकर जाकर ही मानेगी संपदा। इतना कहकर कमला ज़ोर ज़ोर से उस शमशान घाट में हंसे जा रही थी। शमशान घाट में कोई नहीं था, इस कारण उसकी आवाज़ भी दूर दूर तक गूंज रही थी। इधर आधी रात में संपदा गहरी नींद में सो रही थी, तभी उसे सपने में एक भयानक सा आदमी दिखाई पड़ता है। वो आदमी भारी आवाज़ में कहता है, ये बच्चा मुझे दे दे संपदा, ये मेरा बच्चा है, इसे मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा। इतने में वो उठकर बैठ जाती है। वो डर के मारे ज़ोर ज़ोर से हाँफ रही थी और उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। पास में सो रहा विनेश भी उठकर उससे पूछ पड़ता है, क्या हुआ? संपदा ने बड़बड़ाते हुए कहा, मैं अपना बच्चा किसी को नहीं दूंगी। विनेश ने संपदा को समझाते हुए कहा, क्या हुआ? कोई बुरा सपना देखा क्या तुमने? संपदा कुछ ना बोली। वो इस वक्त काफ़ी डरी हुई थी। उसने संपदा को शांत किया और पानी पिलाकर सुला दिया। विनेश को ये कोई अजीब सा सपना ही लगा होगा, इसलिए वो भी सो जाता है। कभी कभी संपदा को वही भयानक आत्मा सपने में दिखाई पड़ती। वो रोज़ उससे उसका बच्चा मांगा करता। जब ये बात विनेश सुनता तो संपदा का बुरा सपना बताकर उसे चुप कराकर सुला देता। फिर एक रात वो भयानक आत्मा संपदा के पेट पर बैठ गई, जिस वजह से उसे अत्यधिक दर्द पेट में होने लगा। वो काफ़ी ज़ोर ज़ोर से दर्द से कराहने लगी। विनेश घबराकर जल्दी से आनन फानन अस्पताल में संपदा को एडमिट कराया। विनेश को लग रहा था जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। उसका दिल ज़ोरों से घबरा रहा था। ज़्यादा दर्द के कारण डॉक्टर को संपदा का ऑपरेशन करना पड़ा, लेकिन काफ़ी देर हो चुकी थी। उस भयानक दिखने वाली आत्मा ने अपना काम कर दिया था।
डॉक्टर ने आखिर जवाब दे दिया कि उसका बच्चा मर चुका है। ये सुनकर विनेश का कलेजा फट गया। अब उसे संपदा की चिंता होने लगी थी। डॉक्टर ने संपदा की जान तो बचा ली, लेकिन बच्चे की नहीं। संपदा तो बच गई, लेकिन उनका बच्चा पेट के अंदर ही मर चुका था। जब बच्चे का शरीर निकला तो पूरा काला पड़ गया था। देखने में काफ़ी भयानक लग रहा था। संपदा से ये बर्दाश्त नहीं हुआ। वो इतना तो जान चुकी थी, किसी ने उसके बच्चे पर कुछ तो किया है। जब वो घर पहुंची तो उसे पता चला ये सब कमला का ही किया हुआ था। संपदा ये सुनते ही गुस्से से भर चुकी थी, लेकिन उसे पता था संपदा उससे आज में लड़ सकती है, बीते हुए कल में नहीं। कमला अपनी बुरी शक्तियों का इस हद तक इस्तेमाल कर रही थी जैसे सारे लोग इसके दुश्मन हो। उसने मारण मंत्र का प्रयोग करना शुरू कर दिया। वो किसी भी राह चलते व्यक्ति को भी मारते जा रही थी। ये सब करने से उसकी शक्तियाँ तो बढ़ ही रही थी और साथ ही उसकी संपत्ति भी बढ़ने लगी थी। कमला ने अपने बेटों को भी छल कपट सिखा दिया था। कमला के बेटे भी अब किसी के सगे नहीं थे। व्यवसाय के मामले में गद्दारी करना उनके लिए आम सी बात थी। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। ये सब नाना जी देख देख कर तड़प रहे थे। उनसे ये सब देखा नहीं जा रहा था। कमला का बड़ा बेटा विनेश दूसरी औरतों के साथ अवैध संबंध रखने लगा। संपदा चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। नाना जी अब धीरे धीरे होश खोने लगे थे। उनके मन में सिर्फ मेरी माँ के लिए चिंता थी, लेकिन वो कभी कह नहीं पाए। और अब कमला का अगला निशाना मेरी माँ थी। कमला मेरी माँ से बहुत प्यार करने का दिखावा करती, लेकिन अंदर ही अंदर उसके मन में जलन भरी रहती। कमला ने मेरी माँ के ऊपर बहुत प्रेत और काली शक्ति को भेजा करती थी, जिससे घर में अड़चन आ सके, लेकिन वो हर बार की तरह विफल हो जाती थी। पर कमला कभी नहीं रुकी। वो हमेशा कोई ना कोई टोना करती ही रहती थी। लेकिन हमारे घर को अच्छे तांत्रिक से कीलन करवा रखा था। इधर शर्मिला को जिस तांत्रिक ने ठीक किया था, वो तांत्रिक कमला से बदला लेने के लिए तैयारी कर रहा था। अब तांत्रिक ने ठान लिया था कि वो कमला का खेल खत्म करके रहेगा। जब तांत्रिक अपनी साधना कर रहा था, तब उसे पता चला कि कमला डायन ने अपने पति पर भी काला जादू का प्रयोग कर रखा है। तांत्रिक ने अब अपना प्रपंच रचना शुरू किया। उसने अपनी साधना से देखा कि नाना जी के सर में 2 कील है, जो कमला ने तंत्र विद्या से उसके अंदर डाल रखी थी, जिस वजह से वो लकवाग्रस्त हो गए थे। अब तांत्रिक ने अमावस की रात अपनी साधना करने की सोची। उसने अपने लिए मजबूत रक्षा कवच बनाया, जिसे कोई डायन भी भेद ना पाए। फिर वो अपनी साधना में बैठ गया और मंत्र पढ़ने लगा। उसके पास ही रखे पुतले को तांत्रिक ने खुद ही बनाया। वो पुतला मेरे नाना जी का था। उसमें से तांत्रिक ने कीलों को बाहर निकाल दिया। ऐसा करते ही वहाँ नाना जी के शरीर में काफ़ी बदलाव होने लगे। उन कीलों के निकलते ही बुरी शक्ति भी उसके अंदर से निकलकर गायब हो गई। इस चीज़ की खबर कमला को लग चुकी थी। उसने अपना काम छोड़कर जल्दी से तंत्र क्रिया करने वाले कमरे में चली गई और वहाँ जल्दी से अपने अंदर के बुरी आत्मा को तांत्रिक के पास भेज दिया। कमला की आत्मा गुस्से से पागल हो गई थी। उसने तांत्रिक पर प्रहार करना शुरू कर दिया, लेकिन कवच काफ़ी मजबूत बना रखा था, जिस कारण कुछ नहीं हुआ। कमला उस पर बार बार हमला करती गई, पर सब बार विफल होते जा रहे थे। तब उसने महाशमशान मुर्दा जागृत मंत्र का प्रयोग करने लगी। कुछ ही देर में ज़मीन के अंदर से मुर्दे ज़मीन खोद बाहर निकलने शुरू हो गए। तांत्रिक ये देखकर उसके पैरों तले ज़ोर ज़ोर से ज़मीन हिलने लगी और उसके पैर थर-थर काँपने लगे। उसकी इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वहाँ से वो भाग सके। तांत्रिक ने जैसे तैसे हिम्मत करके सिद्ध किया हुआ पिशाच का आवाहन मंत्र बुदबुदाने लगा। डायन तांत्रिक से बोली, आज तो तेरी मौत पक्की है, तुझे मारे बिना जाऊंगी नहीं यहाँ से। तांत्रिक बोला, ठीक है, देखते हैं। इतने में डायन के मुर्दे तांत्रिक पर हमला करने के लिए उसकी ओर झपटे। उतने में तांत्रिक ने पिशाच से बोला, इन सबको जला दो। इतने में पिशाच के शरीर से आग निकलने लगी। उसने एक ही झटके में वहाँ जितने भी मुर्दे थे सबको जलाकर राख कर दिया। कमला ये देखकर पूरी तरह स्तब्ध सी रह गई थी। वो पिशाच वहाँ से गायब हो गया। तांत्रिक खिलखिलाकर हंसते हुए बोला, क्या रे डायन, इतनी कमज़ोर है तू? अगर मुझे पता रहता कि इतनी कमज़ोर है तो मैं कब का तुझे अपने पुतली टोना से मार देता।
इतने में डायन ने गुस्से से जवाब दिया, ये तो कुछ नहीं है, तुझे तो अपनी शक्ति की झलक दिखाई भी नहीं है। मुझे लगा कि तू लप्पू सा तांत्रिक होगा, लेकिन अब तुझे मौत के मुंह में पहुंचाना ही पड़ेगा। इतना कहकर डायन ने अपनी चोटी को कंधे पर लटका लिया। पहले चोटी को छुपा रखा था, अब उसकी चोटी में धीरे धीरे जान आने लगी। उसमें मूवमेंट शुरू हो गई थी, साथ ही वो तेज़ी से बढ़ने लगी थी। तांत्रिक बोला, लगता है तेरी चोटी काटनी ही पड़ेगी, तभी तू मरेगी। तेरी भी शक्ति चोटी में ही होगी। इतने में डायन ने अपनी लंबी चोटी से तांत्रिक पर हमला करना शुरू कर दिया। तांत्रिक ने तेज़ धार चाकू अपने हाथ में थाम कर चोटी को निशाना लगाने लगा। डायन की चोटी तांत्रिक के शरीर पर जैसे ही लगती, उसके शरीर से खून की धार निकलना शुरू हो जाती। चोटी बिल्कुल ब्लेड की तरह हो गई थी, जिसे तांत्रिक चाह कर भी पकड़ नहीं पा रहा था और पूरा लहूलुहान हो गया, ज़मीन पर बैठ गया। डायन हंसते हुए बोली, क्या हुआ तांत्रिक, ऐसे हार क्यों गया तू? याद है वो दिन तूने कैसे मेरी शक्ति को शर्मिला के शरीर से बाहर निकाला था? उसका भी तो बदला लेना ही था। अब तुझे तो मार कर ही रहूँगी। तांत्रिक कुछ नहीं कर पा रहा था, उसके शरीर के हर जगह से खून निकल रहा था। तभी डायन ने एक और वार उसके छाती पर किया, जिससे उसके मुंह से खून निकलने लगा और वहीं पर उसकी मौत हो गई। कमला हंसते हुए बोली, एक डायन को कोई नहीं हरा सकता। इतना कहकर ज़ोर ज़ोर से हंसे जा रही थी। एक बार मैं और मेरी माँ जब नाना से मिलने उनके घर गए थे, तब मेरे नाना जी की तबीयत पहले से ठीक थी, क्योंकि तांत्रिक ने उनके अंदर से शापित कीलें निकाल दी थी। कमला मेरी माँ को देखकर काफ़ी चिढ़ चुकी थी, क्योंकि उसे मेरी माँ बिल्कुल नहीं भाती थी। उस दिन मैं नाना जी को देखकर थोड़ी भावुक हो गई थी, क्योंकि अभी तक पूरी तरह से सही नहीं हुए थे। अभी भी कमला ने कुछ कर रखा था। उस दिन हम नाना जी के घर रुकने वाले थे। इधर रात के वक्त जब सब सो गए थे, तब मुझे आधी रात में एक अजीब सी आकृति दिखाई दी। वो कुछ दूर से झांक रही थी, बस उसकी दो चमकती आंखें ही दिखाई पड़ रही थी। मुझे ऐसा लगा जैसे ये सब सपना हो, लेकिन अचानक से मुझे अजीब सा महसूस होने लगा। जब फिर से उस ओर देखा तो दोबारा वही आंखें दिखाई देने लगी। मैं जल्दी से उठकर उस ओर बढ़ने लगी। मुझे ऐसा एहसास हो रहा था उन आँखों ने मुझे सम्मोहित कर लिया हो। मैं जैसे ही उसके पास जाकर देखी तो वो आंखें किसी और की नहीं, कमला की थी। फिर मैं होश में आई और मैं डर के मारे तेज़ी से माँ के पास भागने लगी। माँ की जल्दी से नींद खुल गई। वो मुझे देखकर बोली, क्या हुआ रूही, इतनी रात में डरावना सपना देखा क्या? इसके बाद मैंने माँ को सब बता दिया, जिसे सुनकर माँ को काफ़ी गुस्सा आया, क्योंकि माँ को कमला पर पहले से ही शक था कि वो डायन है। लेकिन उन्होंने उस दिन कुछ नहीं बोला और वापस अपने घर आ गई। फिर उसके अगले रात में मुझे दोबारा रात में सोते वक्त अपने घर पर वही चमकती आंखें दिखाई दी जो कल दिखाई दी थी, लेकिन इस बार वो डरावनी आंखें अंधेरे में से चलकर मेरे पास आने लगी। पास से जब मैंने देखा तो मेरे हाथ पैर थरथर कांपने लगे। उसकी अजीब सी शक्ल और खूनी लाल आंखें, बड़े बड़े दांत, सफ़ेद चेहरा था। फिर अचानक से उसने अपना चेहरा बदला तो मैंने देखा ये तो कमला ही है। उतने में मैं उठकर बैठ गई। आज मेरे पास में मेरी दादी सो रही थी, तो तुरंत उठकर बैठ गई। मैंने उनसे सारी बातें बता दी। अब उन्हें कमला पर काफ़ी गुस्सा आ रहा था। तभी दादी ने अपना हाथ मेरे सर पर रखकर कुछ मंत्र बुदबुदाने लगी। वैसे मेरी दादी को भी तंत्र मंत्र की काफ़ी जानकारी थी, लेकिन उन्होंने कभी इसका दुरुपयोग नहीं किया। दादी अगले पल ही बोली, मुझे पता था ये कमला ने ही तुम्हारे पर कोई काला जादू कर रखा है, अब उसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। दादी की आंखों में मुझे गुस्सा साफ दिखाई पड़ रहा था। अगले दिन होते ही अपने कमरे में दादी कुछ करने लगी। आवाज़ से ऐसा लग रहा था जैसे अंदर किसी लोहे की चीज़ को रगड़ रही हो। कुछ ही देर में वो बाहर आई तो उनके हाथ में एक धारदार चाकू था। इधर रात का वक्त हो चुका था। दादी आधी रात के वक्त ही घर से निकली। उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया। मेरी दादी शमशान घाट की तरफ चलते जा रही थी। वैसे आज की रात काफ़ी खास थी तंत्र साधकों और डायनों के लिए, लेकिन आज के दिन डायन की शक्ति कमज़ोर रहती है। वैसे आज के दिन शमशान घाट में कई सारी क्रिया की जाती है। मेरी दादी जब शमशान घाट पहुंची तो देखा वहां पर कमला अपनी तंत्र साधना कर रही थी। मेरी दादी ने कमला से कहा, कमला
बंद कर ये घिनौना तंत्र करना। तूने कई को मार दिया, अब तो बंद कर। कमला बोली, आजा बुढ़िया, तेरा भी खेल खत्म करूं। तू भी यहाँ मरने के लिए आई है। इतने में दादी ने कोई मंत्र पढ़कर कमला पर फूंक दिया, जिससे कमला जहाँ पर बैठी थी वहाँ से हिल भी नहीं पाई। इतने में कमला ने कांपते हुए स्वर में कहा, कौन हो तुम? आखिर ऐसी शक्ति किसी आम औरत के पास नहीं हो सकती जो मेरी जैसी डायन को स्तंभित कर दे। मेरी दादी हंसते हुए बोली, मैं महाडायन हूँ, अब तेरी चोटी काट कर तुझे मुक्त करूँगी। इतने में दादी ने जल्दी से डायन की चोटी काट दी, लेकिन अब कमला डायन चाह कर भी खुद को नहीं बचा पाई। चोटी कटने के बाद भी कमला को कुछ एहसास नहीं हुआ। दादी ने कहा, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? कमला ने डरावनी आवाज़ में कहा, मेरी शक्ति इस चोटी में नहीं है मूर्ख महाडायन। तभी कमला डायन ने दादी पर हमला कर दिया, लेकिन उसका वार काफ़ी कमज़ोर था, जिससे कुछ एहसास तक नहीं हुआ। तभी मेरी दादी के दिमाग में एक ख्याल आया। उन्होंने अपनी उंगली के नाखून को काफ़ी बड़ा किया और तेज़ी के साथ कमला के गर्दन में घुसा दिया। इसके बाद भी कमला को कुछ नहीं हुआ। कमला उसी जगह पर बैठे हंस रही थी। उतने में दादी भी हंसने लगी। कमला को समझ नहीं आ रहा था आखिर ये क्यों हंस रही थी। तभी मेरी दादी बोली, आज से तू डायन नहीं रही, क्योंकि आज से तू कुछ बोल ही नहीं पाएगी, तो मंत्र का उच्चारण कैसे करेगी? कमला की आंखें फटी की फटी रह गई। आखिर डायनों और तांत्रिकों की शक्ति मंत्रों से तो होती है, अगर वो मंत्र का उच्चारण ही ना कर पाए तो किसी काम के नहीं। मेरी दादी वहाँ से वापस घर आ गई और कमला की मौत तो नहीं हुई, लेकिन वो आज भी बोल नहीं पाती। वो आज भी जिंदा है, पर मंत्र नहीं पढ़ पाती। तो ये थी डायन की कहानी, और ये था इस कहानी का आखिरी भाग। आपको यहाँ तक ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ एक नए वीडियो में कुछ नई और डरावनी कहानियों के साथ। जय श्री महाकाल।